आंसर आपकी। चलो जी। अच्छा बेटा, कल हम लोगों ने जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स करे थे, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में मैं याद करवा देती हूँ आपको एक बारी। एक तो हमने नेचुरल मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो नेचुरल में 3 मेथड्स मैंने आप लोगों को फर्दर करवाए थे, जिसमें आपके पास था लैक्टेशनल एमिनोरिया, देन विड्रॉल मेथड, और एक आपके पास था रिदम मेथड विच इज कॉल्ड द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। देन सेकंड जो मेथड इसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल के बाद, दैट वाज द बैरियर मेथड। और बैरियर के बाद जो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, जो ज्यादा वुमेन यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड द आईयूडी। और जो फोर्थ इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज ओसीपी विच इज नोन एज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, आप लोगों के पास जो नेक्स्ट इसमें देखो मेथड्स हैं, उनको थोड़ा आगे डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। ओसीपी में मैंने आपको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था कि जो पिल्स हैं उसमें आपके पास एक कैटेगरी आती है जिसको मिनी पिल बोला जाता है। मिनी पिल का बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास रहता है सहेली, ठीक है। तो इट इज कम्स अंडर द मिनी पिल बिकॉज इट ओनली कंटेन द प्रोजेस्टोजन। इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, प्रोजेस्टोजन, and it is a non-steroidal preparation, so it is called the centromel. Point is clear? और इसको वीकली पिल बोला जाता है बिकॉज इट इज टेकन वंस इन अ वीक, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड द वीकली पिल। पहले जो 3 महीने होंगे जब किसी भी फीमेल ने इसको लेना स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इसको वीक में 2 बार ही लिया जाता है। और जब वो 3 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो चौथे महीने से इसको वंस इन अ वीक कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से जो सहेली है, इट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, वीकली पिल। उसके अलावा बेटा मैंने आपको कंबाइंड पिल्स बताए थे, ठीक है। कंबाइंड पिल्स में दोनों चीजें होंगी, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, ईस्ट्रोजन भी होगा। तो इस पिल में दोनों हार्मोन इकट्ठे प्रेजेंट हैं और मिनी में सिर्फ प्रोजेस्टोजन प्रेजेंट है। तो कंबाइंड पिल्स के एग्जाम्पल में हमने माला डी, माला एल पढ़ा था। सो दिस इज द combined pills which are commonly called the daily pills. तो daily pills को daily लिया जाता है for 21 days continuously, और बीच में जो मेंसेस के 5 या 7 दिन हमको स्किप किया जाता है। तो जो टैबलेट आप देख सकते हो बेटा, टैबलेट की स्ट्रिप को ध्यान से देखो, इसमें टैबलेट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है। अब इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाले हैं, ये लीव करने हैं क्योंकि ये 7 उन दिन के लिए हैं जब मेंसेस होते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो टोटल 21 है जिनको कंटिन्यू करना पड़ता है। या फिर वो इस तरीके से भी स्ट्रिप अवेलेबल होती है जिसमें होती ही टोटल 21 टैबलेट्स हैं। अगर आप इनको काउंट करो तो ये 21 डेज लगातार लेनी है, फिर 7 दिन का गैप रख के फिर नेक्स्ट टाइम से फिर से इनको शुरू करना है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड द कंबाइंड पिल्स। अब कंबाइंड पिल्स में फर्दर बेटा 2 टाइप्स आ जाते हैं, क्योंकि कंबाइंड पिल्स में 2 तरह के हॉर्मोन्स हैं, एक आपके पास प्रोजेस्टोजन है और एक ईस्ट्रोजन है। तो कंबाइन पिल में एक पिल है जिसको नाम दिया जाता है मोनोफेजिक कंबाइन पिल। मोनोफेजिक कंबाइन पिल, ठीक है। मोनोफेजिक कंबाइन पिल का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब होता है लाइक एक, सेम। फेजिक का मतलब होता है फेज, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन है और जो आपके पास सेकंड हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों हॉर्मोन्स का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द 21 डेज, ठीक है। हर एक पिल के अंदर, इन एवरी पिल, जो 21 डेज के लिए आपको 21 पिल्स दी जाएंगी, उन 21 पिल्स के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है आपके पास, ऑलमोस्ट सेम। हर पिल में अगर सपोज जितना ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है उतना ही प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा, 50-50% मान के चलो। दैट काइंड ऑफ द पिल इज कॉल्ड द मोनोफेजिक पिल। तो मोनोफेजिक पिल का एक एग्जाम्पल आता है माला डी और दूसरा हम लोगों के पास आता है माला एल, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेकेंड वन, वो हम लोगों के पास यहाँ पर आता है रिगार्डिंग द मल्टीफेजिक पिल। मल्टीफेजिक पिल्स बेसिकली आपके पास वो पिल्स हैं जो हैं तो देखो कंबाइन, मतलब इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर आप इसमें बेटा कंसंट्रेशन की बात करो तो वो डिफरेंट है। कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें ईस्ट्रोजन होगा, ईस्ट्रोजन वो रहेगा सेम थ्रू आउट द 21 डेज पिल,
जो 21 दिन की पिल्स हैं उसमें ईस्ट्रोजन का अमाउंट उन्होंने सेम रखा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है, यानी कि जो सेकंड हार्मोन है आपके पास, प्रोजेस्टेरोजन का जो अमाउंट होगा वो हम लोगों के पास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट सेम रहता है थ्रू आउट द 21 पिल्स जो 21 दिन लगातार लेनी है, लेकिन प्रोजेस्टेरोजन का जो अमाउंट हम लोगों के पास है वो ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि स्टार्टिंग की पिल्स में कम प्रोजेस्टेरोजन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लाइक 10th डे, 11th डे, 12th डे, 14th डे, तो उन पिल्स में धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोजन का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है ट्राइक्यूलर, ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है ऑर्थोनोवम। तो ये जो मैंने कंबाइंड पिल्स की बेटा दो कैटेगरी आप लोगों को बताई है, ये दोनों आपको नीट में पूछी जा सकती है, नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास है ईस्ट्रोजन प्लस यू हैव प्रोजेस्ट्रोजन, दोनों का अमाउंट अगर सेम है थ्रू आउट द 21 डेज हर पिल के अंदर तो वो मोनोफेजिक है। और अगर आपके पास एक ऐसी पिल्स हैं जिनमें कि एस्ट्रोजन का अमाउंट तो सेम रहेगा थ्रू आउट द 21 डेज, लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन धीरे 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 हर पिल्स में बढ़ता जाता है, सो दैट इज बेसिकली नोन एज द मल्टीफेजिक पिल। चाहे आप मोनोफेजिक पिल लो, चाहे आप मल्टीफेजिक पिल लो, है ये आपकी डेली पिल्स, लेनी है 21 डेज लगातार है, और मेंसेस के जो 5 या 7 दिन है वो बीच में स्किप करे जाते हैं, उन दिनों में ये पिल्स नहीं ली जाती है। तो जैसे वो फेज निकल जाएगा उसके बाद फिर से इनका इंटेक जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये बेटा आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हम लोगों ने कल करा था, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों के पास है वो आता है एक्शन ऑफ द ओसीपी। अब ओसीपी के एक्शन में आप लोगों ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्शन बताना है। तो एक्शन में ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ, हल्का सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजन दोनों ने मिलके एफएसएच एलएच के सिक्रेशन को रोकना है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ताकि ओव्यूलेशन ना हो, ठीक है। तो एक तरीके से मास्टर ग्लैंड को रोकेंगे ताकि वो एलएच और एफएसएच ना सिक्रेट करे, सो देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, जो इनका सबसे मेन मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेजन है, मतलब जो सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्टेरोजन की, वो सर्विकल म्यूकस को बहुत ज्यादा थिक कर देता है, जो कि स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देगा, तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, दे अफेक्ट द यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्राइन मतलब ओविडक्ट की बात हो रही है, एंड प्लस दे ऑल्सो अफेक्ट द एंडोमेट्रियम, सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डेफिनेटली क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। तो ये किसके एक्शन आपको दिए गए हैं, मोस्टली कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर कॉल्ड COCP। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ OCP। OCP पूछा गया या कंबाइंड का पूछा गया, तो फंक्शन या मैकेनिज्म आपने ये बताना है, और ये मैं कल भी आपको बता दूंगी, ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको। तो ये हम लोगों के पास हो गई सेकंड स्लाइड। अब चलते हैं बेटा थर्ड स्लाइड के ऊपर। थर्ड स्लाइड में नेक्स्ट मेथड आप लोगों के पास आता है, नेक्स्ट मेथड आता है बेटा इंजेक्शन। और जितने भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं डेफिनेटली ये हमारे पास हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में डिपेंड करता है कि या तो प्रोजेस्ट्रोजन अकेले दिया जा सकता है या फिर इंजेक्शन में प्रोजेस्ट्रोजन के साथ ईस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो आइदर देयर आर सम इंजेक्शन विच ओनली कंटेन द प्रोजेस्ट्रोजन और there are some injection which contain the progesterone plus estrogen। जो इनका इफेक्टिव पीरियड है वो काफी लंबा रहता है, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है बेटा वो पिल्स के जैसा है, मतलब जो काम पिल्स करती हैं सेम काम जो है दैट विल बी डन बाय दीज हार्मोनल इंजेक्शन। तो हार्मोनल इंजेक्शंस में हम एग्जांपल कर लेते हैं। एक जो सबसे पहले एग्जांपल हम लोगों के पास आता है दैट इज कॉल्ड DMPA। नाउ DMPA का फुल फॉर्म हम लोगों के पास है डिपो मेड्रोक्सी देन प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, क्लियर, डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, दैट इज कॉल्ड DMPA। ये एक तरीके का इंजेक्शन हम लोगों के पास है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3 months का।
मतलब एक बार दे दिया तो 3 महीने तक इसका एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो लाइक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इसे रिपीट करना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर। अब ये वाले जो हम लोगों के पास प्रेपरेशन है DMPA, ये बेसिकली वो प्रेपरेशन है जिसमें कि प्रोजेस्टोजन अकेला प्रेजेंट है। इट ओनली कंटेन वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टोजन, दैट इज DMPA, जो कि वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इसको रिपीट करना है अगर फीमेल ने प्रेग्नेंट नहीं होना है, और अगर उसने कंसीव करना है तो फिर इसका इंटेक रोक दिया जाता है। ठीक है। एक इसमें और एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है, दैट इज द साइक्लोफेम। एक साइक्लोफेम है और एक आप लोगों के पास है मेजिग्ना। तो साइक्लोफेम और मेजिग्ना जो है वो कंबाइंड इंजेक्शंस है, कंबाइंड। तो कंबाइंड का मतलब समझ जाओ कि उनमें प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसी वजह से इन दोनों को कॉमनली नाम दिया जाता है कंबाइंड इंजेक्शंस। और इनको बेटा हर 1 महीने बाद लिया जाता है। ठीक है, आफ्टर एवरी 1 मंथ। तो आफ्टर एवरी 1 मंथ इनको रिपीट किया जाता है। मतलब एक बार ही ले लिया तो 1 महीने तक का ये काम करेंगे। 1 महीने के बाद फिर से इनको रिपीट करना पड़ेगा आफ्टर एवरी मंथ। तो आफ्टर एवरी मंथ जो ले रहे हैं वो कंबाइंड है, और जो सिंगल प्रोजेस्टोजन वाले हैं उसमें है DMPA, जिसका वैलिडिटी पीरियड है 3 महीने का। ठीक है। तो ये तब तक फीमेल लेती हैं ऐसे इंजेक्शन जब तक वो कंसीव नहीं करना चाहती, और जिस टाइम पे उन्हें कंसीव करना होगा वो इनका इंटेक वैसे ही बंद कर देंगे। और इंजेक्शन सिर्फ फीमेल्स के लिए है, नॉट इन केस ऑफ मेल। और इनका जो काम है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो ये तो हो गया इंजेक्शंस के बारे में। अब इंजेक्शन के बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज कॉल्ड इम्प्लांट। अब देखो, अगर इम्प्लांट की बात करी जाए तो नाम से क्लियर है, इम्प्लांट में बेसिकली वो डिवाइसेस आएंगे जो इम्प्लांट करे जाते हैं स्किन के अंदर, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इम्प्लांट। ठीक है। और ये मेथड भी सिर्फ और सिर्फ किसके केस में अप्लाई होगा, फीमेल के केस में, नॉट इन केस ऑफ मेल। तो इम्प्लांट में आइदर हो सकता है कि अकेला उसमें प्रोजेस्टोजन प्रेजेंट हो, या फिर प्रोजेस्टोजन के साथ बेटा ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो। इनको यूज किया जाता है फीमेल के केस में, और इनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंडर द स्किन। अब स्किन में भी कहाँ इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी हम यहाँ एक चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर आता है मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन की बात करोगे, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पिल्स। तो मतलब हार्मोनल इंजेक्शन और इम्प्लांट दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज सिमिलर टू द OCP। इफेक्टिव पीरियड भी लंबा है इनका, डिपेंड करता है कौन सा इम्प्लांट लेते हो। जैसे आपके पास आता है नॉर प्लांट। ठीक है, नॉर प्लांट में बेसिकली 6 स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब है, और ट्यूब्स में हैवी अमाउंट में प्रोजेस्टिन होता है। प्रोजेस्टिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। इसको इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। तो इसके लिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। नाउ यू कैन सी, आप लोगों के पास यहाँ पर दिस इज द अपर आर्म ऑफ द फीमेल। तो अपर आर्म की जो इनर वाली साइड है वहां पर स्किन के नीचे बेटा इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली नॉर प्लांट में होती हैं 6 स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब विच कंटेन प्रोजेस्टिन। तो जब इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा तो ये ओव्यूलेशन को रोकेगा, क्योंकि हैवी अमाउंट में प्रोजेस्टिन सिक्रेट होगा, ओव्यूलेशन रुकेगा, स्पर्म की एंट्री रिटार्ड होगी, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जो एग्जाम्पल इसमें आता है वो आता है बेटा इम्प्लानन का। इम्प्लानन, अब इम्प्लानन जो है वो सिंगल एक रॉड लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसको अगेन सेम जगह पे इम्प्लांट किया जाता है टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड मेक द सर्विकल म्यूकस वेरी विस्कस। ऑब्वियसली इट विल रिटार्ड द स्पर्म एंट्री। ठीक है। तो अगर ये दोनों डायग्राम आप यहाँ पर चेक करो तो इस डायग्राम में जो ये वाला डायग्राम आप लोगों के पास है, these are the 6 tube like structure which contain the progestin। ठीक है। तो 6 tube like structure जिसमें कि प्रोजेस्टिन प्रेजेंट है वो आप लोगों के पास है यहाँ पर नॉर प्लांट। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द नॉर प्लांट। और एक वो है जो सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज नोन एज द इम्प्लानन। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर इम्प्लानन की बात करूं या फिर आपके नॉर प्लांट की बात करूं, तो नॉर प्लांट इज इफेक्टिव फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 years। मतलब एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया स्किन के अंदर तो 5 साल तक ये प्रॉपर काम करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकना, ओव्यूलेशन को रोकना, देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। इन बिटवीन अगर फीमेल ने कंसीव करना है तो इनको निकाल भी देते हैं, ठीक है, या फिर अगर नहीं करना है तो आफ्टर एवरी 5 year इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसमें जो आप लोगों के पास नॉर प्लांट है, दैट एक्चुअली कंटेन द प्रोजेस्टोजन सिलिकॉन कैप्सूल। क्लियर? ये जो 6 प्लास्टिक की ट्यूब है ये किसके होती है? सिलिकॉन कैप्सूल्स भी बोलते हैं इसको, सिलिकॉन की बनी होती है, दे हैव द प्रोजेस्टर। इम्प्लानन की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लानन का पीरियड वैलिडिटी आपके पास है 3 साल की, तो 3 साल तक वो इफेक्टिव रहेंगे। आफ्टर एवरी 3 years इनको रिप्लेस करना है, इन बिटवीन अगर कंसीव करना है तो उनको निकाल दिया जाता है। So these are the devices which help in the birth control, but they are implant under the skin. So they are commonly called the implants. Point is clear? और इम्प्लांट से पहले जो हमने करा वो इंजेक्शंस थे। इंजेक्शंस में मैंने आपको 2 कैटेगरी दी हैं, दोनों का वैलिडिटी पीरियड अलग अलग रहेगा। और इंजेक्शंस हो चाहे इम्प्लांट हो, दोनों बेटा फीमेल के केस में ही यूज होते हैं। और हार्मोनल इंजेक्शंस को कॉमनली नाम दिया जाता है डीपो-प्रोवेरा। तो डीपो-प्रोवेरा इज द अनदर टर्म विच इज यूज्ड फॉर द हार्मोनल इंजेक्शन that is used as a birth control devices in case of female. Point is clear? तो यहाँ पर बेटा इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, इम्प्लांट कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लोगों के पास आएगा इमरजेंसी पिल्स। अब नाम से क्लियर है, अगर आप इसको इमरजेंसी पिल्स बोलते हो, पहली बात तो बेटा इमरजेंसी का मतलब क्या है? यहाँ पर इमरजेंसी का मतलब है कि ऐसी पिल्स को किसी इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब हुआ कि जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, बिटवीन द कपल्स एंड दे वर नॉट रेडी फॉर द चाइल्ड। तो उस केस में क्या होगा कि क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 hours अगर फीमेल इन पिल्स का इंटेक करती हैं, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। सिमिलरली अगर कोई रेप केसेस हैं तो उसमें जो रेप विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उनमें अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो उनको भी ये पिल्स का इंटेक करने को बोला जाता है। तो ये जो बेसिकली इमरजेंसी पिल्स हैं ये ली जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, और लेने का टाइम पीरियड भी बेटा ध्यान रख लो, विद इन 72 hours ऑफ क्वाइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 hours लेना है, अदरवाइज अगर इससे लेट लिया जाएगा तो फिर इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इवन इसमें ये भी बताया जाता है कि इमरजेंसी पिल के अलावा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 hours फीमेल की बॉडी में आईयूडी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, विद इन 72 hours अगर आईयूडी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उससे भी फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें जो एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, आईपिल है विच इज द मोस्ट कॉमन इमरजेंसी पिल, अनवांटेड 72 है, एक आपके पास है प्रीवन और एक आपके पास है माइफिप्रिस्टन। So these are the emergency contraceptive pills which could be used to avoid the possible pregnancy due to the rape or the casual unprotected intercourse, but if they are administered within 72 hours of the coitus. Point is clear बेटा? तो ये तो हो गया regarding the emergency pills, और इसमें जो एग्जाम्पल है, this is one of the example, I-pill which is the emergency contraceptive pill, ठीक है, and then we have this one unwanted 72 which is again an emergency contraceptive tablet। एक ही टैबलेट होती है इसके अंदर जिसको लेना होता है विद इन 72 hours ऑफ द क्वाइटस और द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। क्लियर है? 100% करती हैं अगर टाइम पीरियड जो गिवन है उसके अंदर अंदर लिया जाए,
अदरवाइज अगर 72 आवर्स से ज्यादा डिले करके इनको लिया जाता है फिर इनका इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जितने भी मेथड्स आप लोगों के पास थे ये सारे मेथड्स आप लोगों के पास आते हैं टेम्पररी में, क्योंकि अगर फीमेल ने वापस कंसीव करना है, कपल ने वापस चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने हैं तो दे कैन गो फॉर इट, क्योंकि टेम्पररी मेथड है, रिवर्सिबल है। लेकिन एक मेथड आपके पास ऐसा है बेटा जिसको बोला जाता है यहाँ पर सर्जिकल मेथड। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर सर्जिकल मेथड की बात करो तो सर्जिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा, मेल फीमेल दोनों के केस में है, और इसको बोला जाता है परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, और यू कैन से टर्मिनल मेथड, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि बेटा इसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम है। वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कभी भी अगर टर्मिनेशन मेथड या सर्जिकल मेथड यूज करे जाते हैं तो इनका मेन टारगेट होता क्या है? इनका मेन टारगेट होता है गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोकना, और उस वजह से जो प्रेगनेंसी है वो भी रुक जाएगी। तो वन थिंग यू शुड बी क्लियर कि इसका नो इफेक्ट होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन गैमीटोजेनेसिस। वन थिंग बेटा क्लियर कर लो कि गैमीटोजेनेसिस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गोनैड्स में जो गैमीट बनने हैं वो बनेंगे बनेंगे, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन जिस चीज को यहाँ रोका जाता है वो क्या है? गैमीट का ट्रांसपोर्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल ने सीमेन रिलीज करा, अगर उस सीमेन में गैमीट ही ना हुए, स्पर्म ही ना हुए, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? ठीक है, या फिर अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एग ही ना हुआ तो अगेन देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट का कंडक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन रोकना है, हमने गैमीट बनने से नहीं रोकना है। तो सर्जिकल मेथड का कोई भी इफेक्ट आपको गैमीटोजेनेसिस पे नहीं मिलता है, इसका इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? ऑन द गैमीट ट्रांसपोर्ट। पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर बेटा दो टेक्निक आपके पास है, एक आता है वासेक्टोमी, वास वर्ड मेल से आता है, सो इट इज ऑपरेटेड इन केस ऑफ मेल। ट्यूबेक्टोमी है, ट्यूब वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, जो किसके केस में होगा? फीमेल के केस में। और दोनों मेथड की रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, इसीलिए इनको बोला जाता है टर्मिनल मेथड, क्योंकि वापस कंसीव करने के चांसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट निल है। तो सर्जिकल मेथड में बेटा सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, सर्जिकल मेथड में सबसे पहला डायग्राम आपके पास है वासेक्टोमी का, जो ऑपरेट होगा मेल के केस में। ठीक है, अब इसमें जो टारगेट है वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब स्पर्म डक्ट। तो मेल में जो दो वास डिफरेंस है बेटा, दोनों को कट कर दिया जाता है इस पॉइंट पे। कट करने के बाद दोनों पार्ट्स को अलग करके टाई अप कर दिया जाता है, इसे बांध देते हैं इनको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मेल की टेस्टिस हैं, टेस्टिस में तो देखो लगातार स्पर्म प्रोडक्शन होगा। क्लियर? अब जो भी स्पर्म टेस्टिस में बनेंगे वो एपिडिडिमस में गए, फिर वो स्पर्म डक्ट में भी चले गए, लेकिन वो यहीं पर ही रह जाएंगे। दैट मीन्स कि वो यूरिथ्रा तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो कंडक्शन था वो खत्म कर दिया। ठीक है, वास डिफरेंस को कट कर दिया, बांध दिया, तो स्पर्म तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे मेल की बॉडी से जो एक्चुअल में सीमेन निकलेगा, उस सीमेन में जो स्पर्म्स है वो टोटली एब्सेंट होंगे, सीमेन माइनस स्पर्म, यानी कि जो निकला वो तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन निकला, और उसमें स्पर्म क्या है? टोटली एब्सेंट है। तो दैट मीन्स कि द मेल इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज द फीमेल। So this method is known as the vasectomy. Clear? सेम तरीके से अगर फीमेल में देखा जाए तो ट्यूबेक्टोमी आएगा। अब ट्यूबेक्टोमी का मेथड है, तो ट्यूब वर्ड इट इज कमिंग फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, सो इट इज ऑपरेटेड इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना है जस्ट बिफोर द एम्पुला पार्ट। एम्पुला से पहले पहले वाला जो पार्ट है, दोनों तरफ से काट के दोनों पार्ट्स को अलग अलग बांध दो। तो अगर ओवरी में ओव्यूलेशन हो भी गया, ठीक है, और वो एग जो है इनफंडिबुलम में चला भी गया, इनफंडिबुलम से वो टुवर्ड एम्पुला भी जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर स्पर्म एंटर हुए यूट्रस में और वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ गए, तो वो तो फैलोपियन ट्यूब में एंटर ही नहीं हो पाएंगे। देयर विल बी नो मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम, तो स्पर्म यूट्रस के अंदर ही डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पॉइंट इज क्लियर?
तो बेसिकली यहाँ पर स्पर्म और एग का फ्यूजन प्रिवेंट हो गया। तो गैमीट का कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट रोको, गैमीट बनने से नहीं रोकना है। सो फैलोपियन ट्यूब को कट करना है ट्यूबेक्टोमी में, और वास डिफरेंस को कट करना है मेल के केस में। दोनों मेथड को कलेक्टिवली बोला जाता है परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और यू कैन से द सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर समझ में आ गया है। तो आपके पास जो ये दो मेथड्स हैं, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये तो बहुत कॉमन मेथड हैं जिनको हम परमानेंट मेथड्स में रखते हैं, ठीक है। इनके अलावा बेटा दो और मेथड्स यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि बहुत रेयर यूज होते हैं, क्योंकि दीज आर द टू कॉमन। एक आपको बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन एक और मेथड है जिसमें बोलते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दो with this help of some instrument, that instrument is called laparoscope। इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, it will affect the conduction of gametes। obviously gamete के conduction को क्या करेगा, stop कर देगा, then there will be no fertilization। एक आता है बेटा इसमें ओवेरेक्टोमी। ओवेरेक्टोमी इज बेसिकली द मेथड इन विच देयर इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। वैसे तो ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल का, इसको आप एक एडिशनल मेथड मान के चल सकते हो, ठीक है। बट एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड as a method of contraception। Removal of gonads cannot be considered as a method of contraception। यानी कि बर्थ कंट्रोल के लिए हम ये नहीं मानते कि गोनाड्स को ही रिमूव कर दो। गोनाड्स को रिमूव करना कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि बेटा उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर। अगर सपोज आपने गोनाड्स ही रिमूव कर दिए तो देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ द सेक्स हार्मोन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, लाइक टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इन केस ऑफ फीमेल, देन ईस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल। तो रिस्पेक्टिव हार्मोन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी दोनों सेक्सेस में। हार्मोन की डेफिशिएंसी अफेक्ट करती है बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, तो इट विल अफेक्ट द सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द ऑर्गन्स, ठीक है। इसीलिए गोनैड्स का जो रिमूवल है उसको आप कोई मेथड नहीं मान सकते कॉन्ट्रासेप्शन का। यू कांट से कि गोनैड्स ही निकाल दो तो ना गैमीट बनेंगे ना फर्टिलाइजेशन होगा, यू कांट से दैट, क्योंकि गोनैड्स का रिमूवल से हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस पूरे हैं। So we cannot go for this method which include the removal of gonads। तो जो एग्जैक्ट माने जाते हैं उसमें एक है वासेक्टोमी और एक आपके पास आता है ट्यूबेक्टोमी। पॉइंट इज क्लियर?